हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। हम हैं मॉक टेस्ट फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, इसको लेके टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले के जो 3 मॉक टेस्ट है उसमें हमने एक बेस बना लिया है, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो या जिन्होंने पहले ही भी मेंस दी रखी हो। अब आपके जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है इस सीरीज को, तो मॉक 1, 2 एंड 3 के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है या कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन कर दूंगा। प्लीज सबसे पहले उसे जरूर देखिए। और आपने जो कहा था कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड, उसके बाद आपने बोला था कि सर मंथ्स इंक्लूड कीजिए कि क्वेश्चन में कौन से मंथ का है एंड पूरा जो आपका सेक्शनल टाइम होता है उसके साथ। तो यहाँ पे हमने 10 सेकंड का टाइमर भी लगाया है, तो प्लीज आप इसे कंसीडर करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 सेकंड। ओके, सो पूरा एग्जाम वाला माहौल और टेस्ट हमने यहाँ पे लाया है आपके लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जुड़िए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलिए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी से इस मॉक को शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। लेकिन उससे पहले ये जो लेटेस्ट और बहुत हॉट टॉपिक आपने बोला है कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स, वो भी मैं अभी लेके आ रहा हूं। लेकिन इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक्स जितनी जल्दी आ गए तो आप समझिए कि जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, जो टॉप क्वेश्चन 50 है गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके, यहाँ जल्द ही ये आपकी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज जरूर दीजिए। आपके सजेशन को लेके ही ये वीडियो बनी है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन वाला कंटेंट है गवर्नमेंट स्कीम 2025 दोनों एग्जाम को टारगेट करना, ये हमारा यहाँ पे कंटेंट जो है वो रेडी हो रहा है। लेकिन जितने जल्दी आपके लाइक्स आएंगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, उतने फास्ट वीडियो आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड टाइमर भी शुरू हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, टाइमर शुरू हो चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके लिए 15 सेकंड है। अगेन 10 सेकंड जैसे ही खत्म होंगे हम इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, आपका टाइमर अभी खत्म होने वाला है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया, भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशियन मिशन, जिसको बोलते हैं समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान बोलते हैं। ओके, आपका ऑप्शन है यहाँ पे, द मिशन विल बी लॉन्च बाय द एंड ऑफ 2026 एंड विल यूज द मैन सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य। ओके, उसने बोला कि व्हीकल का नाम मत्स्य है, टू एक्सप्लोर द डीप ओशियन, राइट। उसके बाद समुद्रयान एम्स टू, अच्छा ठीक है, समुद्रयान की इसने डेप्थ बताया 6000 मीटर, मतलब 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर अंडर द सी, विद 3 साइंटिस्ट ऑन बोर्ड। ओके, उसके बाद मिशन इज द पार्ट ऑफ इंडियन deep ocean mission, okay, which focuses solely on the exploring deep sea resources without any scientific research। statement based क्वेश्चन है। इसका आंसर हम खोजने की कोशिश करते हैं। पहले तो अगर आपने सही उत्तर दे दिया है तो बहुत कांग्रेचुलेशंस। आंसर देखिए। ओके, आंसर बोल रहा है फर्स्ट एंड टू, तो ऐसा क्या यहाँ पे नया चीज है जो तीसरा नहीं हो सकता? चलिए उसको समझते हैं। लेकिन पहले ऑप्शन क्या बोला था? मिशन लॉन्च, ठीक है, 2026 के आखिरी तक लॉन्च होने वाला है, और मैन सबमर्सियल जो है व्हीकल मत्स्य है, राइट। ओके, क्योंकि देखिए यही वो मिसाइल, यही वो जो इक्विपमेंट है जो समुद्र के अंदर जाने वाला है। समुद्रयान एम, ठीक है, 6000 मीटर, वो भी सही है, 3 साइंटिस्ट के साथ। लेकिन इसने कहा है कि ये पार्ट इंडिया का जो डीप ओशियन मिशन है, ठीक है, डीप ओशियन मिशन विच फोकसेस सोनली डीप सी रिसोर्सेस, नहीं, रिसोर्सेस कुछ अलग है। ठीक है, इसने बोला है ना विदाउट, देखिए नेगेटिव, अपने को अगर आंसर नहीं पता, ठीक है, कभी ऐसे हिंट अभी आगे आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी मॉक आप अटेम्प्ट करो। नेगेटिव चीज आ गया ना। अब भाई कोई चीज जब हम साइंस के लिए कर रहे हैं, रिसर्च के लिए कर रहे हैं, तो विदाउट साइंटिफिक रिसर्च कैसे हो सकती है? तो भाई मेरे ऑलरेडी जहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन आ रहा है वो तो कट गया, बचे 2, 1 एंड 2। अब अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा, जैसे कि आप ये मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है मैं थ्रू आउट द मॉक आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं क्या है आपका समुद्रयान मिशन। ऐसे ही हम जहां जहां जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आपका आंसर तो पता चल गया। ये है आपके नोट्स। तो बहुत सारे बच्चे उन्होंने भी बोला था कि सर नोट्स प्रोवाइड करिए। ओके सर, नोट्स प्रोवाइड कीजिए। ओके चलो, तो इसका जो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने डीप ओशियन मिशन है, ये क्या है? तो समुद्रयान मिशन क्या है? सबसे पहले ये समझो कि ये भारत का एक खास मिशन है जिसके तहत क्या है, समुद्र की गहराई 6000 मीटर में खोज और रिसर्च करने के 3 लोगों की एक पनडुब्बी में भेजा जाएगा, जो आपके स्टेटमेंट में लिखा है। पनडुब्बी का नाम, इस पनडुब्बी का नाम भी आपको पता है कि मत्स्य 6000 है। ओके, अब इसका एम क्या है? समुद्र तल में छिपे कीमती खनिज जैसे निकोल, कोबाल्ट, ये खनिज है, इसको, और जो आपके जल जीव होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि क्या है होगा इंपॉर्टेंस? अब ये भारत के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा जो इतनी गहराई में मानव युक्त, मैन मिशन बोल रहे हैं ना हम, इसे वहां पे हम भेज रहे हैं। और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, इसे जैसे हम बोलते हैं कि डीप ओशियन मिशन, गहरे सागर वाला मिशन का हिस्सा है, ठीक है, जो हमारे भारत की ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो यही आपके नोट्स में लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो ठीक है, अब उसने बोला था ना कि साइंटिफिक रिसर्च के साथ हमको नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए साइंटिफिक रिसर्च के साथ हम उसे कर रहे हैं। अब इस प्रश्न से आप 2-3 चीजें एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको पूछा कि कितना मीटर डाउन हमारा ये मिशन है, 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर, ओके, 2026 के एंडिंग में जाने वाला है, और ये पार्ट है भारत के डीप ओशियन मिशन का। तो ये आपका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपने बोला था, और विदाउट विथ पूरा एक्सप्लेनेशन, जहां जरूरत है हम वहीं पे एक्सप्लेनेशन देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, चलिए शुरू करते हैं। ओके,
ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन टीम। ओके, 3 सर्विसेज की ऑल वुमेन टीम है, एक्सपीडिशन पे गई है। ठीक है, अब देखिए एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है कि एक बोट है उसके द्वारा पूरी यात्रा इन्होंने भ्रमण किया है और रिटर्न आए हैं भारत में आफ्टर कंप्लीटिंग 2 मंथ अलोंग 1800 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉटिकल माइल्स मतलब ये डिस्टेंस होता है अगर आप शिप या बोट या किसी से ट्रैवल कर रहे हो। अब ये जो वॉयज है, ठीक है, वॉयज मतलब क्या होता है? वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा किया है कहाँ से? सियाचिल्स, सियाचिल्स। सो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेसल यूज्ड इन एक्सपीडिशन। अब वेसल का मतलब क्या होता है? जो आपका जल वाला यान है, जैसे समुद्रयान तो जलयान। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर है त्रिवेणी, याद रखना। अब देखो मॉक है, आखिरी में बड़े-बड़े बॉम्ब हैं, छोटे-छोटे बॉम्ब्स आएँगे, डरना नहीं है। अभी तो मैं आपको एक कम्फर्ट ज़ोन करवा रहा हूँ मॉक का, नहीं तो मैं पहले भी आपको एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चन दे सकता था। यही फ़ायदा होता है कि जब एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने समझ लिया, तो की पॉइंट्स क्या है? देखिए, ट्राई सर्विस नेशन के जो ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन पे गए हैं, उसके बाद रिटर्न आने के बाद यहाँ पे रिटर्न का जो है उसका डेट था जून के महीने का करंट अफेयर है ये, तो 1800 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कहाँ गई थी, तो वो सियाचिन्स गई थी। लॉन्च हुई थी अप्रैल के महीने में, 2 महीनों का इन्होंने ट्रैवल किया है। कुल 11 वुमेन्स ऑफिसर्स गए थे, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से। वेसल इंडिजिनियसली मतलब खुद का बना हुआ, खुद से बनाया हमारे देश ने, जिसका नाम है त्रिवेणी। वो 56 फुट सेलिंग याच है, ठीक है? ये आपको फोटो में दिख सकता है, हम जिसको याच पार्टी बोलते हैं ना गोवा वगैरह में, तो ये एक हमारे आर्मी वाला इनिशिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, आपका प्रश्न शुरू हो गया है। हु हैज वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 2025 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? ओके, चलिए इसका सही उत्तर जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर 4 जिसका नाम क्या है? मोंडो ड्यूप्लेंटिस। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, मोंडो ड्यूप्लेंटिस। लेकिन भाई इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कौन है ये। एक स्वीडिश पोल वॉल्चर है, मोंडो ड्यूप्लेंटिस। इन्होंने जीता है 2025 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। की पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि इसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। इनको वंस इन अ लाइफ टाइम ऑनर मिला है रिफ्लेक्टिंग हिज ग्लोबल इम्पैक्ट इन एथलेटिक्स। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जो द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय जो लास्ट ईयर के विनर है टेनिस स्टार, ठीक है, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो इन्होंने ये अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो पूछ सकते हैं कि पिछले साल का किसको मिला, तो ये भी हमने अपने नोट्स में यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी याद रखें, केली स्लेट को मिला है। अब ये रही लिस्ट, आपको पॉज करना है और एक बार सारे नाम पढ़ना है। ठीक है, फुल लिस्ट ऑफ लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। जल्दी ही एक स्पोर्ट्स रिलेटेड भी नई यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स एक वीडियो सीरीज आ रही है। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। चलिए, इन जून, देखिए मैंने ये मेंशन किया है कि कई बच्चों ने कहा है कि सर कौन से मंथ का है, तो ये भी है। जून के महीने का है, अगस्त के महीने का है, सितंबर के महीने का है। मिक्स मॉक है और ध्यान रखिए ऐसे हम बहुत सारे मॉक सॉल्व करने वाले हैं। तो सोचिए कि आप कम से कम हम हजारों प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ओके, इन जून 2025 फोन पे की बात की जा रही है। ओके, भारत का एक लीडिंग फिनटेक फर्म है। फिनटेक का मतलब क्या होता है? फाइनेंस टेक्नोलॉजी। फिनटेक का फुल फॉर्म होता है फाइनेंस टेक्नोलॉजी फर्म है। ओके, उसने पार्टनर किया है मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ। जी हाँ, यहाँ पे लिस्ट दी है हमारे एमसीक्यूज में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। और यहाँ पे बोला है कि टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन रुपए नेटवर्क। ठीक है, रुपए का जो नेटवर्क है उस पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च की बात की गई है। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज फोन पे कोलैबोरेशन? अगेन कोलैबोरेशन वाली न्यूज है, विद द इंट्रोड्यूसिंग दिस कार्ड अंडर द ब्रांड नेम अल्टीमो एंड उनो। ठीक है, तो इन ब्रांड के अंदर फोन पे ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ रुपए नेटवर्क पे क्रेडिट कार्ड आपके लाए हैं? तो यस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एचडीएफसी बैंक। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थोड़े से नोट्स आपके लिए। ओके, जो मैंने अभी बताया सेम चीज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप हुआ है। अगेन किसके साथ हुआ है? रुपे नेटवर्क पे। तो पूछ सकता है कि रुपे नेटवर्क पे हुआ है क्या? यस। उसके बाद अगर बात करूं तो फोन पे के कोलैबोरेशन के साथ है। इनके ब्रांड का नाम क्या है? वेरिएंट्स का नाम अल्टीमो एंड उनो। उसके बाद क्या है? कार्ड क्या ऑफर कर रहा है? बेनिफिट लाइक कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड सीमलेस इंटीग्रेशन फोन पे प्लेटफॉर्म। और यूजर्स जो आप अपने क्रेडिट कार्ड की सेटिंग जो भी है, अकाउंट डिटेल सब आप फोन पे ऐप से मैनेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े बॉम्ब्स। अभी हमने छोटे छोटे दिवाली के फटाके देखे, अब थोड़े से हम बड़े पैमाने पे बड़े स्केल पे जाएंगे। पहले कंफर्ट जोन में आ जाओ। आ गए, हमने 3 मॉक दे ली। अब यहाँ से आपके एग्जाम से बहुत ही सटीक जो एकदम पैटर्न होता है उस पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहली 3 मॉक नहीं थी, वो भी बहुत थी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जून 2025 का द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपको फंसाता है। कैसे? क्वेश्चन सिर्फ ये है, लेकिन उसने इतना सारा पैसेज दे दिया हमको। तो चलिए इंग्लिश की हैबिट को बढ़ाते हैं, जैसे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहेंगे और जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है, उसके जैसे ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं फास्ट। यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है सेकंड फेज नेशन वाइड इन्वायरमेंटल मूवमेंट का। ओके, न्यू दिल्ली में थ्रू लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव। ओके, कई प्लांटेशन ड्राइव की बात हो रही है, मिनिस्टर जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, हम इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा है कि दिस एडिशन, ओके, ये एडिशन जो है टारगेट कर रही है कितने करोड़ प्लांट्स को?
ओके, 10 करोड़ के ट्रीज़ प्लांटिंग को यहाँ पे टारगेट कर रही है अक्रॉस द इंडिया। बिल्डिंग ऑन देयर अर्लियर फेज़ सक्सेस इन हरियाणा, पहला फेज़ कहाँ पे चला था? हरियाणा में, जहाँ पे 1.8 करोड़ सैपलिंग्स जो है वो लगाए गए थे। उसके बाद उन्होंने स्पेशल मॉड्यूल्स इको क्लब्स और यहाँ पे जो मिशन लाइफ है, ये डेडिकेटेड माइक्रो साइट इन्होंने लॉन्च किया है, प्रमोट किया है लाइफस्टाइल बेस्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, ठीक है, इतना पढ़ लिए, समझ गया। अब बोल रहे हैं कि व्हिच इनिशिएटिव वाज़ दिस लॉन्च अ पार्ट ऑफ? ये सब जो प्रोग्राम चला है, इसका इनिशिएटिव के नाम क्या था? ठीक है, इनिशिएटिव इसका पार्ट था ना जो, यानी ये सब हुआ है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इन सब इनिशिएटिव का नाम था। चलिए समझ गए। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम जिन चीजों को हार्ड मानते हैं कि क्वेश्चन आ गया, इतना लंबा क्वेश्चन है, नहीं पढ़िए। कहीं ना कहीं मैंने ये येलो कलर, ठीक है, थोड़ा सा आपको ऑरेंज कलर में क्यों हाईलाइट करके दिया कि भाई इसको पढ़िए, ये यहाँ पे आप स्कीमिंग करना सीखो ना। मैं आपको मॉक इसीलिए तो नहीं ला रहा हूँ कि बस लाया क्वेश्चन पढ़ा दिया खत्म। नहीं, आपके फायदे की चीज है, भरोसा कीजिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ पे अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वहाँ नहीं करोगे। मतलब क्या होगा कि लड़ाई लड़ने से पहले ऐसे युद्ध आप यहाँ पे लड़ चुके होंगे, जहाँ पे आपको पता है कि कहाँ डक करना है, कहाँ बाउंसर आ रही है तो अपने को डक करना है, कहाँ बचना है और कैसे एलिमिनेट करना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको बताया था वही इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, उसको एक बार पॉज़ करके पढ़ लीजिए, ठीक है? सेम आपको जो बताया है वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने है, सितंबर मंथ का है, ठीक है? इंडियन रेलवे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने जो वर्ड हाइलाइट किया है ना, उस पे फोकस रखते हैं। अब क्या करते हैं ना, हम सेंटेंस नहीं पढ़ते पहला। इंडियन रेलवे की बात हो रही है, एमओयू साइन हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज की बात हो रही है रेलवे एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है? 3 वर्ड 4 वर्ड पढ़ लिया। अब बोलता है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है और क्या गलत है, ये पहचानो। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब अपने को पता है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था क्या एमओयू साइन हुआ है। जी हाँ, एमओयू साइन हुआ है किसके लिए? रेल एम्प्लॉइज के लिए। तो एमओयू प्राइमरीली डिजाइन टू एक्सपांड इंश्योरेंस कवरेज। जी हाँ, इंश्योरेंस कवरेज की बात हुई थी रेलवे एम्प्लॉइज के लिए। अब ट्रिक क्या दिए थे कि कौन से ग्रुप सर्विस, भाई ग्रुप ए बी सी सब होती है, तो ग्रुप सी एम्प्लॉइज के लिए और अदर स्टॉक होल्डिंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई। तो मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है स्टेट में। देखो, मैं दो तरीके के एस्पिरेंट होंगे, या तो जिसने ये न्यूज नहीं पढ़ी होंगी या जिसने ये पढ़ी होंगी। अब जिसने पढ़ी होंगी उसने तो अभी तक आंसर भी दे दिया होगा भैया, लेकिन जिसने नहीं दिया है ना, उसको एक मैं तरीका सिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन थोड़ा तो है कि भाई अब सर यहाँ पे ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मेरे को कहाँ से आ रही है कि सैलरी अकाउंट एसबीआई, तभी तो भाई वो एमओयू साइन कर रहा है ना, कि इंश्योरेंस कवरेज दे रहा है, सब दे रहा है, ठीक है? उसके बाद बात करके कि एग्रीमेंट वाज साइंड इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, हो सकता है ना, इतना बड़ा एमओयू जब एसबीआई के साथ हो रही थी, जो अश्विनी वैष्णव है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो। और सतीश कुमार, जो मैंने आपके पिछले मॉक टेस्ट में पढ़ाया, मतलब देखो लिंक हो रही है क्या मॉक टेस्ट। पहले मैंने आपको सतीश कुमार जी का एक्सटेंशन हुआ, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड बने, तब आपको ये पता है कि हाँ सर ने पहले मॉक टेस्ट में पढ़ाया था कि सतीश कुमार, अब आपको ये नाम पता है, तो हाँ ये भी पॉजिटिविटी दे रहा है मुझे, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ 1 एंड 2 आ रहा है, थोड़ा सा मैं एलिमिनेशन की तरह जा सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 एंड 2 नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा तुक्का मार लेता हूँ। ओनली 1 आ रहा है, रखते हैं इसको। बोर्ड 2 एंड 3, भाई 1 नहीं आ रहा है, आगे पढ़ेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है? अभी मैंने 2 ऑप्शंस काट दिया, ये पॉसिबिलिटी पे चल रहा है रीजनिंग जैसे। ओके, अब तीसरा पढ़ते हैं। अंडर दिस एमओयू ऑल इंडियन रेलवे एम्प्लॉय विल बिकम एंटाइटल्ड टू ऑटोमेटिक पेंशन बेनिफिट फ्रॉम एसबीआई विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। भाई मुझे एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा है? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस और पेंशन का क्या रिलेशन? इंश्योरेंस और पेंशन का रिलेशन ही नहीं है ना, तो ऑब्वियसली मैं तो इससे एलिमिनेट करूंगा, राइट? जब कोई इंश्योरेंस का एमओयू हो रहा है तो वहां पेंशन कैसे आ सकती है? समझ रहे हो? मैं वही बात दोहराऊंगा कि जिसने इंफॉर्मेशन पहले से पढ़ी है और वो मॉक अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसका तो आंसर आ चुका है, लेकिन कभी कभी एलिमिनेशन कैसे करते हैं आप इस मॉक से सीख रहे हो। तो चलिए आंसर देख लेते क्या है। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ओनली 1 एंड 2। तो कहा दिख रहा है आपको? बोथ 1 एंड 2, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने बोला था ना, पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस बेनिफिट है, ऑटोमेटिक पेंशन सिस्टम है ही नहीं ना भाई, समझो आप ये बात। तो आई होप कि आपको ऐसी मॉक पूरी देखनी है। और हाँ, ये मेरी एक दरख्वास्त है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मुझे कमेंट चाहिए कि ये मॉक कैसी लगी आपको जाते जाते। अभी तो मॉक सॉल्व करना है, और प्लीज 100 लाइक्स का टारगेट है, ताकि जल्दी से गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर 50 डेडिकेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने जल्द लाऊं। उसके लिए दो चीज करना है, टेलीग्राम चैनल से हमें जुड़ना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ये पूरी वीडियो देखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, टाइमर शुरू हो चुका है, जुलाई मंथ का करंट अफेयर है। ओके, अब देखो, मैं चाहे तो सीधा पूछ सकता था इसका प्रश्न जो पूछना था मुझे, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस आपकी डिमांड थी। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, दो कंट्रीज है जिन्होंने हाल ही में रिसेंट यहाँ पे बोला है कि
न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? जिसे हम ब्रिक्स का बैंक भी बोलते हैं कि ब्रिक्स के अंतर्गत ये बना है, ओके। सो ठीक है, हमको पता चला कि यहाँ पे कोलंबो और उज़्बेकिस्तान बोलता है कि हेडलाइंस में थे जुलाई के महीने में न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड। अब बोल रहे हैं कि चलो बताओ कौन से करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। ओके, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मैंने जहाँ-जहाँ येलो से बोर्ड को हाइलाइट किया है, अब हम इस ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई कर लेना जैसे ही आपको दिखा कि कीवर्ड क्या है, ठीक है? दोनों कौन? कोलंबिया, उज़्बेकिस्तान बोल रहे हैं कि इन्होंने जॉइन किया है, ठीक है? क्या? एनबीडी नेशनल आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको। ओके, मेंबरशिप है अब 11 नेशंस की, ठीक है? अभी जिसको पता है वो तो सही आंसर दे चुका है, लेकिन जिसको नहीं पता, अगेन मैं बोलता हूँ ना, कभी भी तुक्का मारो लेकिन कैलकुलेटेड, नहीं आता छोड़ दो, माइनस मार्किंग में मत जाओ। एलिमिनेशन की टेक्निक बताता हूँ। अब मुझे बताओ, हो सकता है ना कि ठीक है, नहीं भी हो सकता कोलंबिया, उज़्बेकिस्तान, लेकिन जब स्टेटमेंट बोल रहा है ना आपको उसकी स्टेटमेंट, जब आप रीज़निंग में कौन-सा पार्ट है वो, हाँ, आपका जिसे आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क मिलते हैं ना, ठीक है? लॉजिकल रीज़निंग, ठीक है? एलआर जिसको बोलते हो। तो स्टेटमेंट ने जो बोला वही सही मानने का। स्टेटमेंट ने बोला है ना कि ये न्यूज़ में थे, तो कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान हो सकता है जॉइन हो सकता है ना, मैं बोलता हूँ हो सकता है जॉइन हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि पहला। दूसरा बोलते हैं कि ड्यूरिंग द रिसेंट एनबीडी बोर्ड गवर्नर मीटिंग निर्मला सीतारमण वाज़ इलेक्टेड चेयरपर्सन। कहीं तो भी आपको कभी भी ज़िंदगी में अभी 2-3 महीनों में आपने पढ़े तो कभी तो भी ये नाम आया क्या निर्मला सीतारमण? आया ही नहीं ना, अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट भारत को मिल रही है तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है चेयरमैनशिप। बट ये न्यूज़ में नहीं आई नेक्स्ट टर्म के लिए। अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि द बोर्ड डिसाइडेड रशिया विल होस्ट, हाँ, कोई कंट्री अगला होस्ट कर सकती है। यहाँ पे इंडिया भी रहता तो हम बोलते कि एक बार का होस्ट। तो मुझे 2 पे डाउट है। जहाँ-जहाँ 2 दिख रहा है हम कट करके देखते हैं, ठीक है? ओके, अब मुझे डाउट आ रहा है कि 3, 3 भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी आ गया। तो अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ओनली यहाँ पे 1 एंड 3, ठीक है? 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? 2 जहाँ पे दिख रहा था हमको यहाँ पे कट करना था, ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया। अब इन तीनों में से मुझे एक ऑप्शन सही आना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या आ सकता है। ओके, देखिए आपका आंसर आ गया सही, बोथ 1 एंड 3। मैंने बोला ना कि इतनी न्यूज़ अगर हाइप होती, पॉपुलर होती, निर्मला सीतारमण यहाँ पे चेयरपर्सन बनते तो कभी तो न्यूज़ में आती। तो ये समझो, मैं आपको थोड़ा-सा समय इसलिए दे रहा हूँ मॉक टेस्ट में कि समझो, पढ़ो, थोड़ा-सा पॉज़ लो क्वेश्चन ऐसे दिखे तो। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट था। जी हाँ, कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान ने जॉइन किया है और रिसेंट के वो नए मेंबर है। अब यहाँ पे ब्रिक्स में 11 नेशंस है। सेकंड इनकरेक्ट क्यों था? देखो, एंटोन सिल्नो, जहाँ थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन मैं बोलता हूँ कि गलत हो सकता है, आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। तो ये रशिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको चेयरमैनशिप मिली थी, ना कि निर्मला सीतारमण को। निर्मला सीतारमण जी वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं। करेक्ट आंसर तो हमारा 1 एंड 3 ऑप्शन था। तो रशिया अगला होस्ट होने वाला है। ठीक है? तो याद रखिए। उसके बाद एनबीडी मतलब आपका जो डेवलपमेंट बैंक है, उसके डेलिमा रोसफ जो है, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है? याद रखें 17वां जो आपका ये हुआ है, वो हुआ था ब्राज़ील में। अब अगर बात की जाए 18वां तो ये होने वाला है इंडिया में। अब यहाँ पे शानदार मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, तो 16वां हुआ था आपका अगेन रशिया में, ठीक है? रशिया में। तो देखिए यहाँ पे रशिया विल होस्ट नेक्स्ट एनुअल मीटिंग, मीटिंग की बात है, होस्ट कंट्री नहीं। होस्ट कंट्री की ट्रिक ये है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर से रशिया याद रखो, बी से रखो ब्राजील और इंडिया। तो इंडिया का 2026 में यहाँ पे होने वाला है। 2025 की ब्रिक्स की मीटिंग हुई है ब्राजील में, सॉरी आपके हाँ ब्राजील में। एंड लास्ट आपका जो हुआ था 2024 का मीटिंग, वो हुआ था रशिया में, ठीक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो वो है उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। करंट मेंबर्स पॉज करके पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। इन ऑगस्ट a major digital transformation pension fund regulatory and development authority under the ministry of finance, जी हाँ, आप बात कर रहे हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या हुआ है कि उन्होंने एक नई अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की है। मैं जब भी ये बोलूँ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन आप मेरे अलावा कहीं से भी पढ़िए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम से मैं जो बोल रहा हूँ आंख बंद करके भरोसा कीजिए। हालांकि मैं जो बता रहा हूँ आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन कैसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मल्टीपल सोर्स फॉलो करते हैं और करना चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, क्या कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ और कुछ बता रहा हूँ कि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन और कहीं से भी दिख रहे हैं, तो प्लीज उसे अपने मेमोरी में वहां पे स्टोर कर लीजिए। अपग्रेडेड वेबसाइट की बात चल रही थी एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव एम एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एंगेजमेंट, इंट्रोड्यूस बाय चेयरपर्सन एस रमन। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिकल्चर, रिवैम्प्ड मतलब होता है नए प्रोग्राम। सो अंडर विच डिजिटल इनिशिएटिव वाज दिस अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च? चलिए बताइए कौन सा इनिशिएटिव था? यहाँ पे ये जो है आपका पोर्टल या वेबसाइट लॉन्च हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी, माय पीएफआरडीए पोर्टल के तहत ये सारा जो प्रोग्राम था, इनिशिएटिव था, ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था। ओके।
अगला प्रश्न आपके सामने, इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिविडेंड रेमिटेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्यूरेट? पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, आपका टाइमर खत्म हो रहा है अभी। चलिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एसबीआई पेड डिविडेंड। ठीक है, सबसे पहले डिविडेंड रेमिटेंस का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, ठीक है, फायदा। अब ये क्या होता है, ये किसी भी कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर धारकों को उनके निवेश के बदले में देती है। तो शेयर मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी तो स्टेक है ना, रिजर्व बैंक अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट का भी तो कुछ परसेंटेज है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो फायदा है, अपने जो निवेशकों का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना जो डिविडेंड है मतलब फायदा है, वो मुनाफा कितने कितने पैसों का दिया है। और रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था को पैसा भेजना, ठीक है, हस्तांतरित। रेमिटेंस मतलब डिसबर्स, मतलब यहाँ पे उनको पैसा देना। सो प्रश्न आपको समझ गया है। अब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे आपकी डिमांड थी ऐसे क्वेश्चन आपके क्लर्क लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ओआईसीएल का भी जो मेंस होने वाला है उसमें भी पूछने की संभावना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या आपका आंसर होने वाला है। तो आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फैक्चुअल है। जी हाँ, यहाँ पे आंकड़े ध्यान में रखना यहाँ पे जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, एसबीआई पेड डिविडेंड अमाउंट। जी हाँ, 8076.84 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। करेक्ट, ओके, चलिए हमने मान लिया सर आपका सही उत्तर है 1 एंड 3। तो दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाज RS 10.90। मुझे यहाँ कोई लोचा लग रहा है, तो देख लेते हैं कि क्या है। विच इज लोअर देन प्रीवियस, विच इज 13.70 पर शेयर। ओके, उसके बाद द नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय एसबीआई फाइनेंशियल वाज 70,901 करोड़, रिफ्लेक्टिंग 16 मतलब 16% का इंक्रीज हुआ है इसके पहले जो भी डिविडेंड है। ये आंकड़ा याद कर लो, 8076 बस। उसके बाद अगर बात करूं तो एलआईसी ने भी दिया है, तो एलआईसी का भी याद कर लो। अभी एसबीआई का अगर पूछा तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि एलआईसी की पूछने की संभावनाएं है। तो प्लीज याद कर लीजिए, अगर आरआरबी क्लर्क में पूछा, आरआरबी पीओ, ठीक है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे पता है कि आपने ये डाटा नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न, और टाइमर भी शुरू हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं इन अगस्त। अब हम क्या करेंगे, जहाँ-जहाँ सीधा-सीधा हाइलाइटेड वर्ड है उसको पढ़ेंगे। अगस्त 2025 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कोलैबोरेशन हुआ है फीफा ने। फीफा ने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला एवर फीफा टैलेंट अकेडमी। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देगा। 60 एलीट प्लेयर वहाँ से चुने जाएंगे, जिसमें से अंडर 14 के लिए बॉयज और अंडर 16 के लिए गर्ल्स यहाँ पे चुने जाएंगे अक्रॉस इंडिया। अब ये पूछ रहा है कि विच सिटी वाज द लैंडमार्क ऑफ अकेडमी। तो फीफा की अकेडमी भारत में आना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज हैदराबाद इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। आपके लिए समय मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड, जैसे ही समाप्त होते हैं मैं आपको यहाँ पे पूरा मौका दूंगा इसको समझने का। चलिए, ओके, आपका समय समाप्त होता है अभी। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। इन अगस्त न्यू टैक्सी सर्विस अंडर द ब्रांड नेम भारत इज प्लान टू लॉन्च, स्पॉन्सर्ड बाय कॉन्स्टोरियम ऑफ 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले शब्द का अर्थ समझो। कॉन्स्टोरियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टोरियम का अर्थ होता है कि एक ऐसी एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन ऑफ सेवरल कंपनीज सब मिलके एक जगह आना, टू प्रोवाइड क्वालिटी अफोर्डेबल टैक्सी सर्विसेज व्हाइल एंश्योरिंग बेटर इनकम फॉर ड्राइवर्स। ओके, दिस इनिशिएटिव विल ऑनबोर्ड 200 ड्राइवर्स, ठीक है, 200 ड्राइवर्स अक्रॉस 4 स्टेट, 4 स्टेट्स की बात की जा रही है। बैक्ड बाय की फाउंडिंग मेंबर, जो की फाउंडिंग मेंबर है नाबार्ड और एनडीटीबी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 कोऑपरेटिव दैट जॉइंटली सेट अप द मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड फॉर द वेंचर। आसानी से समझते हैं, आई नो कि प्रश्न को टाइम लगेगा। यही होते हैं आपको फँसाने वाले क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि वो 8 कंपनियाँ कौन-सी है, और अगस्त के महीने में ये जो भारत टैक्सी ये क्या है। तो सबसे पहले समझो, सहकारी टैक्सी जो कोऑपरेटिव टैक्सी है, एक नया और एक अभिनव कार्यक्रम, मतलब नया न्यू इनिशिएटिव है। अब क्या है, जिसे भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन होता है, जिसे हम सहकारिता मंत्रालय कहते हैं, जिसके मिनिस्टर है आपके अमित शाह जी। उनके सहयोग से शुरू किया जा रहा है। ब्रांड का नाम है भारत टैक्सी, ठीक है। भारत टैक्सी क्या है? अब ये कार्यक्रम मौजूदा जो अब जैसे कि ओला, उबर जैसे कोई जो प्राइवेट निजी राइड शेयरिंग कंपनियाँ हैं, ठीक है? तो उनके जो टैक्सी, ऑटो और बाइक चालकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के लिए लाया गया है। व्हाट इज़ द प्रोग्राम? जो आपकी सहकारी टैक्सी है, ठीक है, भारत टैक्सी, एक ड्राइवर स्वामित्व वाला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ड्राइवर को मालिक बनाना, मतलब ड्राइवर खुद मालिक हो, किसी कंपनी के बदौलत ना हो। अब इस सेवा से क्या होता है कि ड्राइवर केवल कर्मचारी या पार्टनर नहीं होंगे, बल्कि वो सहकारी समिति के सदस्य यानी सहमालिक होंगे, ओनर होंगे। मतलब क्या? कि इससे
उन्हें कंपनी के फैसलों में भागीदारी का अधिकार होगा। उसमें ज़ीरो एंड लो कमीशन, जैसे क्या प्राइवेट ऐप आधारित कंपनी में क्या होता है कि ड्राइवर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में काट लेती है। जैसे ओला, उबर कोई चला रहा है तो उसका तो यहाँ पे और एक चीज़ और है कि वर्किंग कंडीशंस मतलब आपकी जो कंडीशंस है, जैसे देखो ना कि कंपनी मनमानी ना करे, वाइड कवरेज मिले, ठीक है? और ये सेवा टू व्हीलर टैक्सी, ऑटो रिक्शा और 4 पहिया टैक्सी हो सभी के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा देंगी। अब ये जो पहल है, इनिशिएटिव है, जो बड़े सहकारी संगठन जैसे एनसीडीसी, इफ़को, अमूल, ये जो है आदि के जो कोऑपरेशन मैंने बोला ना कि कॉन्सोर्टियम, ठीक है? उनके मदद से शुरू की जा रही है, ठीक है? तो जो पहले चरण में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संभावना इसकी है। तो आंसर नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर कि ये संगठना इसका पार्ट नहीं है, जो 8 कंसोर्टियम आपके जो 8 कोऑपरेटिव्स है उसके। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, मैंने आपको अभी बोल के समझाई है। 8 कोऑपरेटिव साथ में आए हैं, भारत टैक्सी लॉन्च की है, 200 ड्राइवरों को पहले 4 राज्यों में यहाँ पे 3 करोड़ का आउटले दिया गया है। उसके बाद ये जो कंपनीज़ है, ये इनके नाम है। उसके बाद बात करूँ तो फाउंडिंग मेंबर है नाबार्ड, एनडीडीबी, क्रिबो और एनईसीएल बट नॉट कॉर्पोरेट आईटी फर्म्स, ठीक है? उसके बाद अगर बात करूँ तो 200 ड्राइवर्स विल बी ऑन बोर्ड, ये जो 4 राज्य है, इन राज्यों में महाराष्ट्र, ओके? चलिए 50-50 लोग हर राज्य से लिए जाएँगे, ओके। नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने इन जुलाई 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और इनकरेक्ट अबाउट ड्राफ्ट नॉर्म इश्यू बाय आरबीआई फॉर क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल इन एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट? ये मैंने आपको पिछले जो 3rd या 2nd टेस्ट में है ईडीपीएमएस के बारे में समझाया था। तो आपने अगर वो जो मॉक है नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। ए डी कैटेगरी क्या होती है ज़रूर बता रहा हूँ। चलिए इसका पहले आंसर देख लेते क्या है। इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी मतलब डी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। चलिए पढ़ते हैं क्या है। 1 एंड 2 सही है, 3rd गलत है, क्या है वो भी समझते हैं। ए एंड डी कैटेगरी क्या होता है आगे बता रहा हूँ सुनिए। ए एंड डी कैटेगरी बैंक 1 में क्लोज शिपिंग बिल अप टू 10 लाख, 10 लाख का वो बोल रहे हैं कि ये जो शिपिंग बिल है इसमें क्लोजिंग अमाउंट है 10 लाख, ओके। In value based on exporter declaration regarding realization of proceeds. The relaxed closure process applies on only if declaration are submitted monthly by exporter. Okay. No penalties shall be imposed. No penalty. पेनल्टी कैसे नहीं भरेंगे? नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज फॉर डिले। डिले के लिए पेनल्टी तो भरना ही पड़ेगा। इन कॉम्प्लायंस अंडर द रिलैक्स गाइडलाइंस, ठीक है? गाइडलाइंस देख लेते। ओके, ओके, ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे 1 सेकंड, हाँ, ये है। ईपीडीएमएस की बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है 2014 में लाया गया है। ईपीडीएमएस मॉनिटर करता है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके प्रोसीजर्स को। एडी वन कैटेगरी क्या था उसको बोलते हैं ऑथोराइज डीलर कैटेगरी, जिसमें वन बैंक जो इस कैटेगरी में आते हैं तो बैंक परमिट करती है उनको फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ठीक है? डेजिग्नेटेड ट्रांजेक्शन, ये ठीक है। शिपिंग बिल क्या होता है? शिपिंग बिल हम पढ़े ना, शिपिंग बिल तो शिपिंग बिल्स क्या होते हैं? शिपिंग बिल्स होते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जो इश्यू की जाते हैं कस्टम्स डिपार्टमेंट जो होते हैं, डिटेलिंग आपका जो गुड होता है उसको एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है? तो एडी1 कैटेगरी ये समझो और शिपिंग बिल, और जो आपका यहाँ पे था कि पेनल्टी, तो इसके कारण ये जो है आपका गलत हुआ कि पेनल्टी तो भरना पड़ेगा ना आपको, ठीक है? ऐसी कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, आपने कानून तोड़ा है तो आपको सजा तो मिलेगी, ठीक है? उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट और आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही आसान प्रश्न है, पूछना है सिर्फ व्हेन वाज द अन्नपूर्णा फाइनेंस एस्टेब्लिश, लेकिन भैया सही टर्न यहाँ है, ये देखिए इन जून 2025 अन्नपूर्णा फाइनेंस जो है टॉप 10 में आ गई थी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिस्ट में, बराबर है। अब उन्होंने क्या किया, अब अप्लाई कर दिया यूनिवर्सल बैंक की लाइसेंस के लिए, जी हाँ, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कारण क्या था? द कंपनी हैज फेस्ड इंक्रीज चैलेंजेस विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड ग्रोइंग स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। पूछना क्वेश्चन सिर्फ इतना है, डेटा दे दिया इतना, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। तो व्हेन वाज अन्नपूर्णा फाइनेंस एस्टेब्लिश? सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर विच इज 2009 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, टाइमर शुरू हो चुका है, पढ़ते हैं साथ में। इंडिया सिक्योर्ड विक्ट्री एट यूनाइटेड नेशंस इलेक्शन। मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ, कीवर्ड जो हाईलाइट है, विक्ट्री हुई यूनाइटेड नेशंस इलेक्शन में, हमको 187 187 में से 181 वोट्स मिले हैं यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स के। उसके बाद बोल रहा है सीधा आ जाओ, फॉर विच की यूएन बॉडी वाज इंडिया इलेक्टेड फॉर द 2026-28 टर्म। सिंपल सा है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। हम इलेक्ट हुए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए, राइट? चलिए थोड़ा सा हाईलाइट पढ़ लेते हैं। तो इंडिया इलेक्ट हुआ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 2026 से 2028 तक, 181 वोट मिले हैं। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 3 ईयर टर्म, ओके। और उसके साथ दूसरी कंट्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया पैसिफिक रीजन के कौन से कंट्री है, तो चाइना, लेबनान एंड तुर्कमेनिस्तान ये जो है ये इलेक्ट हुए हैं।
ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए पढ़िए, जहाँ पे हाइलाइटेड है वर्ड, सबसे पहले आपको पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये आंसर देना है। आपका समय समाप्त हो रहा है अभी। आई नो कि 15 सेकंड का समय है, बट आपने थोड़ा-सा फास्ट रीड कर लिया है और जिसने पढ़ा है तो बहुत फटाक से वो आंसर देगा। चलिए, मैं आपको सबसे पहले समझाऊँगा कि द ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होते हैं। द ग्रीन क्लाइमेट फंड होते हैं एक इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं द ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब इसे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित फंड है जिसका उद्देश्य जो डेवलपमेंट, ठीक है, जो विकासशील, ठीक है, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटारा पाने में मदद करता है। ओके, हमने समझ लिया द ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। अब उसने लोन दिया है यूएस डॉलर्स कितना, 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का। सपोर्ट करेगा बैंक लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब भाई आपने तो बता दिया द ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, लेकिन मुझे ये भी पता होना जरूरी होना चाहिए कि ये क्लीन एनर्जी क्या है, ठीक है? क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी क्या है? तो याद रखिए, क्लीन एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी है जिसे उत्पादन और उपयोग के वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती है, पॉल्यूशन होता है, द ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है, जिससे प्रदूषण कम हो सके, ऐसी एनर्जी को डेवलप मतलब आप अडॉप्ट करो। उसके बाद ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का एक एक कंपोनेंट बोल सकते हो, जो विशेष रूप से प्राकृतिक नवीनीकरण स्रोतों जैसे वन आपके जैसे सोलर विंड, ठीक है, विंड मिल्स होती है, पवन पवन चक्की बोलते हैं हम जिसे, ठीक है, जैसे सौर सोलर एनर्जी, ठीक है, तो और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करने वाली है ऐसी टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं हम ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है कि जो फंड है इतने अमाउंट का दिया गया है, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, विच बैंक लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया रिसीव्ड, किस बैंक को मिला है इतना मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन, किसके, ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरफ से। तो आपका ऑप्शन किसने दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मतलब आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच बैंक लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया रिसीव्ड अ यूएस डॉलर्स 200 मिलियन लोन अप्रूव्ड फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड। सो ऑप्शन नंबर बी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। थोड़ा सा स्टैटिकल चीजें पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम एम क्या कहता है, कैटलिस्ट इनोवेशन इन प्राइवेट सेक्टर, पार्टिसिपेशन एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म इन इंडिया, क्लीन एनर्जी मार्केट, मेकिंग ग्रीन फाइनेंस मोर एसेसिबल डेवलपर इंटरप्राइजेस। उसके बाद बोलते हैं कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, यही प्रश्न था, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, द ग्रीन क्लाइमेट फंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो मैंने हिंदी में पहले बताया हूँ, सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांजिशन इन लो कार्बन इकोनॉमीज, राइट। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, टाइमर शुरू होता है अब। ओके, यहाँ पे है, इन जुलाई 2025 द रिसेंटली जीआरएसई एक कंपनी है, याद रखिए, जो हमारे युद्धपोत बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिगेट। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, वॉरशिप बनाती है। रिसेंटली डिलीवर फ्राइट हिमगिरी टू इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 17। भाई पहले 17 प्रोजेक्ट समझो। 17 प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 17 के अंदर हमारे भारत देश की जो नेवी है, ठीक है, उसके लिए क्या हो रहा है, फ्रिगेट बन रहा है, वॉरशिप्स बन रही है। तो ये याद रखो, आईएनएस नीलगिरी, जो हमारे हिमालय रेंजेस है ना, पर्वत रेंजेस, उनके नामों के ऊपर ये प्रोजेक्ट 17 चल रहा है। तो देखिए, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस तारागिरी, उसके बाद आईएनएस विंध्यागिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी, ठीक है। तो मैंने अभी बोला था, फ्रिगेट क्या है, मल्टी रोवल नेवल वॉरशिप दैट सर्व फ्लीट प्रोटेक्टर एंड सबमरीन हंटर, राइट। इसका पूरा प्रोजेक्ट का कितना बजट है, 4000 करोड़ का। ओके, अब मैंने आपको बताया, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई क्या होता है ये फ्रिगेट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या था, जीआरएससी जो कंपनी है उसने डिलीवर किया है हिमगिरी इंडियन नेवी को अंडर प्रोजेक्ट 17। चलिए पढ़ते हैं, हिमगिरी इज वन ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17 ए का पार्ट है, क्या थी, चलिए देख लेते हैं। हिमगिरी दिख रही है, ओके, हाँ दिख रही है, तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं ना, नीलगिरी फ्रिगेट्स बीइंग built by GRSE फॉर द नेवी एंड कैन कैरी बोथ ब्रह्मोस मिसाइल। क्या ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकती है, ओके, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसमें से पॉजिटिव सेंस आ रहा है, क्योंकि हमने पता किया कि प्रोजेक्ट 17 में हाँ उल्लेख है किसका, आपके नीलगिरी का। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल 7 नीलगिरीज क्लास शिप आर बीइंग built by, ठीक है, ओके, क्या 7 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, काउंट कर लेते हैं, 3, 3, 6, हाँ, हमको दिख रहा है ना कहीं तो भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 7 आपके दिख रहे हैं कि ऐसे वर्ल्ड क्लास शिप्स बन रहे हैं। ओके, उसके बाद और यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आगे और 4 बाय मज़गाँव, ठीक है? तो मज़गाँव डॉक जो शिप बिल्डर है, उनके द्वारा बाकी के यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि ये जीआरएससी कंपनी इसने ऑलरेडी डिलीव कर दिया 3 शिप, हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, और कंस्ट्रक्ट एट अ पार्ट ऑफ 4th। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अपने को पहले डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मैंने प्रोजेक्ट 17 ये समझाया, ठीक है? उसके बाद जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ओनली 1 एंड 2, ठीक है? मतलब ऑप्शन नंबर ओनली 1 एंड 2, 3 नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे 3 शिप नहीं, केवल 2 शिप डिलीवर हुई है। वो कौन-सी शिप है ये देखते हैं। ओके, ये देखिए,
तीसरा यहाँ पे गलत है। ओनली हिमगिरी मतलब जिस सिर पर हिमगिरी जो है, वही इस कंपनी ने डिलीवर की है। उसके बाद दुनागिरी, विंध्यागिरी, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में ही है। ये जो है, ये सब सही है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसा नहीं पूछा तो वो 7 जो आपके फ्रिगेट शिप्स है, वो याद रखिए, ठीक है। इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग, ठीक है, भारत देश में ही खुद हम बना रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, राइट? ओके। अगला प्रश्न आपके सामने है। सितंबर 2025 में 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है। कहाँ पे? शामकीन आपका जो शूटिंग प्लाजा है कजाकिस्तान में। भारत ने हिस्टोरिक फिट वहाँ पे अचीव किया है, जिसमें अगर बात करूँ तो हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन, मेकिंग इन द लीडिंग नेशन टू इट्स कैटेगरी एट द इवेंट। ओके, सो देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द 50। तो हमने टोटल यहाँ पे 50 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ना कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 50, और टोटल हम फर्स्ट रैंक पे रहा है भारत 99 मेडल्स के साथ। ओके, चलिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बहुत जनरल नॉलेज सॉरी जनरल अवेयरनेस के लिए आप पढ़ रहे हो अभी तक, ठीक है, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन करना मत भूलिए। ओके, चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। इन सितंबर 2025 रिगार्डिंग आईसीसी एंड गूगल, ठीक है, दो कोई यहाँ पे बात हो रही है आईसीसी क्रिकेट बोर्ड और आपके गूगल के बारे में। पार्टनरशिप किया है उन्होंने बूस्ट वुमेन क्रिकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। अगर जिसने मॉक थर्ड अटेम्प्ट किया है तो मैंने पूरे इवेंट्स के डिटेल्स दे दिए हैं। अब प्रश्न की बात करते हैं। गूगल इज नाउ द सेकंड वुमेन्स ओनली पार्टनर ऑफ आईसीसी आफ्टर यूनिलीवर। हाँ, यूनिलीवर पहले भारत के टीम्स को स्पॉन्सर करता था और अभी गूगल कर रहा है, अगर कोई वुमेन्स वर्ल्ड कप दिख रहा है तो मुझे तो लगता है कि पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करूँ, द पार्टनरशिप वॉज अनाउंस इन एडवांस ऑफ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। अरे बाप रे, ऑस्ट्रेलिया तो होस्ट ही नहीं कर रहा है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि श्रीलंका कर रहा है, भारत और श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं। ओके, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया। अगला, द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स एज रिसेंट अनाउंसमेंट। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट वाले मॉक में बताया था, तो ये तो मैं बिना देखे ही आपको बता सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 सही है। चलिए देख लेते हैं क्या है। ओके, ये बहुत सही है कि याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया तो होस्ट ही नहीं कर रहा है, यूनिलीवर पहला आपका वुमेन्स टीम को पार्टनर करता था। दूसरी बात, आईसीसी का जो 26 का वर्ल्ड कप है इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है, तो ऑब्वियसली बोथ ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंट की डिमांड थी, तो प्लीज गो थ्रू दिस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है यहाँ पे सीईओ भारत के अपॉइंट हुए हैं, तो भारत के निवासी है, ठीक है, भारतीय है, कोई तो भी अपॉइंटमेंट हुआ है तो याद रखिए संजू गुप्ता नए सीईओ है। और बीसीसीआई मतलब आपके जो क्रिकेट के प्रेसिडेंट है भारत देश के, ठीक है, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो वो है आपके मिथुन मानस, ठीक है, मिथुन मानस, राइट, मिथुन मानस। तो ये आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। ग्लोबली गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए, ठीक है, 1901 में फाउंड हुआ था। यूएई दुबई में हेडक्वार्टर है। गूगल का फाउंडेशन 1988 में है, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और यूनिलीवर फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमन पार्टनर है आईसीसी के। तो गूगल की मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि पेरेंट कंपनी कौन सी है, ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, अगस्त के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू अ सब्सिडरी इंडियन रेलवे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ग्रांट किया, प्रिंसिपल ऑथराइज दिया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिनको हम बोलते हैं आईआरसीटीसी, ठीक है, कि इनको फंक्शन, इनको काम दिया है मतलब इन्होंने लाइसेंस अप्रूव किया है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007। दिस अप्रूवल एम टू स्ट्रेंथन द डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सिडियरी रिसीविंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला है। तो आपकी जो सब्सिडियरी बॉडी है आईआरसीटीसी का, ये है आईआरसीटीसी पेमेंट लिमिटेड। सो ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, और ये रहा ऑफिशियली अनाउंसमेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स स्कीम के बारे में बोला जा रहा है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। इसके अंतर्गत बैंक कैन बाय और सेल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। अगर आगे बात करूं तो यहाँ पे जो सेक्टर के जो आपके जो एलिजिबल कैटेगरी है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, वो क्या है, तो वो है एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन। और अगर बात करूं तो ये इनिशिएटिव क्या करता है, इंक्रीज क्रेडिट फ्लो करता है आपके जो अंडर जो इसके सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन से टाइप की पीएलसीएस नहीं है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स। तो मुझे एक बात बताइए, आपको ये समझना होगा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स है, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसको अगर मैं बोलूँ तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो स्कीम है, कि आप कल्पना कीजिए कि सभी बैंक एक दौड़ में है, रेस में है, जहां उन्हें जरूरतमंद लोग जैसे किसान, छोटे बिजनेसमैन को लोन देने का एक टारगेट पूरा करना है। अब इसे ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। आसान भाषा में सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंकों का मुखिया है, हर बैंकों को कहता है कि आपको, ठीक है, आपको अपने
अपने जो बैंकों से कहता है कि अपने कुल लोन का मतलब अगर मान के चले कि लोन का 40% हिस्सा हर गरीब को और छोटे लोगों को देना है, तो यहाँ पे ये बैंक कहता है। अब इसमें समस्या क्या होती है, जैसे स्मार्ट बैंक होते हैं, कुछ बैंक 40 से ज़्यादा लोन देते हैं, जैसे कि 45%। कमजोर बैंक क्या होते हैं, कुछ बैंक 40 का टारगेट पूरा नहीं कर पाते, जैसे 35% लोन देती है। तो इसमें पीएसएलसी क्या है, तो जैसे पीएसएलसी एक तरीके का टारगेट पास सर्टिफिकेट है या लोन का टोकन है, समझिए, समझ रहे हैं मेरी भाषा को। तो लोन का टोकन है, ये कोई असली पैसा या लोन नहीं होता, ठीक है, असली पैसा या लोन नहीं होता। अब क्या है, स्मार्ट बैंक मतलब जो जो बैंक 5% ज्यादा लोन देते हैं, वे क्या करेंगे, उस 5% के बराबर पीएसएलसी सर्टिफिकेट बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। और कमजोर बैंक खरीदार जो है, वो बैंक क्या करेंगे, 5% पीछे रह जाते हैं और वो इस सर्टिफिकेट को खरीदते हैं। मतलब सर्टिफिकेट खरीदते ही कमजोर बैंक का टारगेट पूरा माना जाता है। इस तरह से टारगेट पूरा करने का काम एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो पीएसएलसी एक ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट है जिसके जरिए एक बैंक अपना अतिरिक्त पीएसएल लोन देने का जो क्रेडिट है दूसरे बैंक को बेचकर नगद पैसा कमाता है। तो बैंकों के अंदर ही पैसा घूमता है, ठीक है, ताकि दूसरा बैंक अपना पीएसएल टारगेट पूरा कर सके और ये जरूरतमंदों को लोन देने का काम करती है और एक बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि भाई हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं है कि अपनी मनमानी करने देगा बैंकों को। तो अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर, इसमें कौन लोग रहेंगे यार, बिजनेसमैन बड़े बड़े नहीं रहेंगे ना, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे किसानों किसानों के घर किसान लोग रहेंगे, छोटे छोटे उद्योग किनके रहेंगे, जो अभी अभी बिजनेसमैन बिजनेस के ऊपर आप काम कर रहे हो, एजुकेशन, हाउसिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलता है कि इनमें से ये कैटेगरी कौन सी नहीं है, प्रश्न ने ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन एनर्जी वाला पीएसएल सर्टिफिकेट नहीं इशू होता है। जनरल हमने देखा है कि जनरल में होता है, जी हाँ। उसके बाद एमएसएमई, उसके बाद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर, राइट। तो यही जो चीज थी मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया है। तो पीएसएलसी जो इशू होता है रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई देता है। उसके बाद 4 तरह के की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स दी जाती है, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंटरप्राइजेस और जनरल। ओके, पीएसएलसी कैन बी ट्रेडेड, देखिए मैंने बोला ना, ट्रेड ट्रेड मतलब बेचना। तो रिजर्व बैंक ऑफ का इंडिया का जो कुबेर ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, तो इस पे बेचा जाता है जो आपके बैंक्स करते हैं। बैंक दैट फेल टू मीट पीएसएल टारगेट, ठीक है, टारगेट और रिजर्व बैंक का बोलता है नहीं आपको ये टारगेट है करना है। जैसे आपके बैंक में भी आप लग जाओगे तो आपका मैनेजर बोलेगा आपके जो ऊपर रहेगा, नहीं यार तुझे आज इतना इतना टारगेट है, तुझे आज इतने कुछ बैंक की पॉलिसीज है उसको करना है या इतने खाते खुलवाना है, तो वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है नहीं हमको ये टारगेट पूरा करना है। तो बैंक दैट फेल टू मीट पीएसएल टारगेट कैन परचेस पीएसएलसी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, राइट। अगेन पीएसएलसी स्कीम प्रमोट लेंडिंग टू सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल फार्मर्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। पीएसएलसी आर एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब बोला ना कि लोन दो, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाओ, मतलब क्या होता है, बैंक लोन देना चाहिए, बैंक ने लोन देना है, तभी तो हमारे देश के जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हमने जिनको रखा है, एग्रीकल्चर, स्मॉल फार्मर और माइक्रो एंटरप्राइजेस में जो आते हैं छोटे-छोटे लोग जो गरीबी रेखा से उभरना चाहते हैं, जिसको ही हम बोलते हैं वित्तीय समाविष्टता, फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट? ओके, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका समय शुरू होता है अब। इन अगस्त 2025 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अब देखिए यहाँ पे एक सीओपी होता है, अब ये 29 की बात करेंगे और यहाँ पे हो रही है 15th। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे हुई है, किस टॉपिक के ऊपर, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड वाज हेल्ड इन 2025 एट द प्रोमिनेंट नेशनल पार्क इन जिम्बाब्वे with participants 172 countries including India. This international meeting focused on protecting wetland for the global future. Okay, future. India led by Union Minister had also adopted the resolution targeting sustainable lifestyle for voice wetland use. अब प्रश्न पूछना था सिर्फ इतना कि कौन सी जगह ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स की हुई है, जिम्बाब्वे का वो कौन सा नेशनल पार्क था। लेकिन प्रश्न है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उसका सही उत्तर है वो है आपका विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क, आपका जिम्बाब्वे में है। अब मैं बोल रहा था कि आपको कॉप 29 कॉप 30, ये देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये यहाँ पे बहुत ही अहम एक समिट होता है। इस साल का 2025 की अगर मैं बात करूँ तो कॉप 30 ब्राजील में यहाँ पे होने वाला है, राइट, ब्राजील में। और अगर मैं इसी बात की जो बात करूँ आपका वेटलैंड्स वाले की, तो भारत में अभी तक 93 डेजिग्नेटेड रामसर वेटलैंड साइट्स है, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को मनाते हैं। और भारत में हाल ही में ऐड हुए 2 वेटलैंड्स है, वो है गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर जो झील है वो है आपके वेस्ट चंपारण बिहार में। सबसे अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट रामसर साइट्स कहाँ पे है, वो है यूके, मेक्सिको और आपके इंडिया में। अगला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, और कॉप 29 हुआ था मतलब 2024 की अगर बात करूँ तो वो था अजरबैजान बाकू में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, 8th एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 एक प्रेस्टिजियस इवेंट हुआ है जिसमें टैलेंट्स दिखे हैं हमारे भारत देश के, जो हमारे भारत पैरा आर्चर्स मतलब क्या होता है, पैरा ओलंपिक, पैरा आर्चर्स मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, जो कोई व्यक्ति अपंग है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर डिसेबल्ड व्यक्ति का जो है यहाँ पे उनका एक टूर्नामेंट होता है अक्रॉस एशिया। द कंपटीशन विटनेस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल इवेंट विद एथलेटिक्स डिस्प्लेइंग एक्सेप्शनल स्किल्स डिटर्मिनेशन। चाइना emerged as the leader in the medal tally, clinching 17 medals while India secured second place
विथ टोटल 9 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड मेडल। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हिच सिटी वाज द रिमार्केबल पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो है सी इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन लेकिन रुकिए, आपने समझ लिया 8th एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। अब देखो यहाँ पे ही आपके साथ खेला हो जाता है। खेला कैसे हो जाता है कि यहाँ पे वही कहावत मुझे याद आ रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। तो भाई यहाँ पे सिमिलर 2 टूर्नामेंट चल रहे हैं। देखिए, ठीक है? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, राइट? पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, दूसरा जो हमारा इवेंट चल रहा है वो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। आर्चरी चैंपियनशिप, आर्चरी चैंपियनशिप, क्वेश्चन बना के दे देंगे वर्ल्ड से, आप ऑप्शन टिक कर लोगे पैरा से। सिमिलर 2025 में अगर मैं बात करूँ तो एक चल रहा है पैरा आर्चरी का, मतलब होता है कि जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनका, वो हो रहा है चाइना में। पूछ लिया कि चलिए बताइए 2025 का वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है साउथ कोरिया के ग्वांगजू में, राइट? याद रखिए। तो भारत यहाँ पे 5वें क्रमांक पे रहा है, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो भारत रहा है दूसरे क्रमांक में। कहाँ पे? एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। तो ठीक है, कश्ती को डुबाना नहीं है, हमारे साथ चलना है, हमारा साथ आपके साथ है। इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, लेकिन टेस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे आशा है कि आप इस टेस्ट को आसानी से और मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने जून 2025 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ रिवीजन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है, कंपनीज और एमएफआईएस, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो है नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, एमएफआई, ठीक है, तो इनका मुख्य काम गरीबों को छोटे छोटे लोन देना है, ठीक है। तो पुराना नियम क्या बोलता था कि आरबीआई ने कहा था कि आपको अपनी जितनी जो तिजोरी, मतलब समझिए, आरबीआई ने कहा है आपको अपनी तिजोरी के हर 100 में से 75 रुपीस केवल गरीबों के छोटे लोन में लगाना है। समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुराने रूल में क्या कहा था, आपको अपनी तिजोरी के बैंकों को आपने आप माइक्रो फाइनेंस और ये जो आपकी कौन सी कंपनी है, एनबीएफसी, ठीक है, इसके लिए क्वालिफाइंग एसेट्स क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पुराना रूल था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि भैया आपको अपने तिजोरी के हर 100 रुपए में से 75 रुपए केवल गरीबों को छोटे लोन में लगाना है। अब नया रूल जो रिवाइज यहाँ पे नियम है वो बोलता है कि अब रिजर्व बैंक ने कहा है ठीक है, अब आप 75 रुपीज़ नहीं बल्कि 60 रुपए ही छोटे लोन में लगाओ, राइट? तो मैंने जो पहला स्टेटमेंट है वो आपको बता दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द मिनिमम क्वालिफाइंग एसेट थ्रेशोल्ड फॉर एनबीएफसी एंड एमएफआईस फ्रॉम 75% टू 60%। दैट इज द करेक्ट आंसर। जहाँ-जहाँ 1 दिख रहा है पहले आपकी नज़र घूमना चाहिए। तो बोथ ऑप्शन 2 एंड 3, ओनली 2 ये कट हो गए। अब बचे मेरे पास ओनली 3 ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? ज़्यादा आज़ादी किसको दी गई? कंपनी को 15 रुपए एक्स्ट्रा की छूट दी गई है। ठीक है? तो कंपनी को 15 रुपए एक्स्ट्रा की छूट मिली है। तो हमने ये समझा ना, 15 रुपए की छूट मिली है, राइट? 15 रुपए की अगर छूट मिल रही है, तो अब पैसा कहाँ लगाएँगा? अब जो कंपनी है, जैसे हमने बोले कि 60 रुपए छोटे लोन में लगाएँगी, कंपनी पैसा कहाँ लगाएँगी? 60 रुपए छोटे लोन में लगाएँगी और बाकी के 40 रुपए अच्छे काम यानी थोड़े बड़े लोन में लगा सकती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? बैलेंस समझो, इससे कंपनी का बिज़नेस ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अगर छोटे लोन में कभी नुकसान हो जाता है, तो दूसरा लोन है ना, वो नुकसान भरपाई हो जाएँगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यही इसीलिए आपका जो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिविजन्स लाए हैं। तो पहला आपका जो था ये सही था। हमने जो बोला था कि यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एसेट है, माइक्रो फाइनेंस वाले जो लोन है, ये यहाँ पे जो डेफिनेशन बोला है उसने, क्वालिफाइंग एसेट फॉर एनबीएफसी एमएफआईस हैज बीन अलाइन्ड विद द डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन व्हिच आर इंक्लूड कोलैटरल फ्री लोन्स टू हाउसहोल्ड अर्निंग अप टू 3 लाख एनुअली। तो ये यहाँ पे रिविजन्स है। दूसरा आंसर क्यों नहीं है? इफ एन एनबीएफसी एमएफआई फेल्स टू मेंटेन द क्वालिफाइंग एसेट थ्रेशोल्ड फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, इट मस्ट इमीडिएटली सबमिट रिमीडिएशन प्लान टू आरबीआई। भाई एक तो हमको हमारे देश में एनएफसी एमएफआईएस चलाना है ना, अब इतने भी अगर हम स्ट्रिक्ट जो है कानून ला से कि अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो उनका सीधा आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट कर दो कि हो सकता है इसका रेप्लिकेशन हो सकता है कि इनकी लाइसेंस कैंसिल हो जाए। नहीं, नहीं ना। तो इसलिए रिवीजन लाके इनकी भी मदद करना है और एक बैलेंस लोन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने को चलाना है, राइट? तो स्टेटमेंट 2 क्यों इनकरेक्ट था कि नॉन कॉम्प्लायंस विद क्वालिफाइंग एसेट थ्रेशोल्ड मस्ट परसिस्ट फॉर 4 ईयर, और ये जो था 2 ईयर का क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है? वहाँ पे हमने देखा था कि हमने यहाँ पे बोला था कि इसको ज़्यादा समय दो ना भाई, कि 2 साल में ही आप ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को परख लोगे क्या? उसको ज़्यादा समय दो। तो ये आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। इन अगस्त 2025 ड्यूरिंग द 20th इंस्टॉलमेंट रिलीज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि यहाँ पे पूछा गया कि वाराणसी से उत्तर प्रदेश में आपके जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ये रिलीज की गई है, ठीक है। तो टोटल पूछा है कि भाई व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन करोड़ रुपीज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बाय मोदी, आपके जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है बेनिफिशियरी की खाते में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विच इज 20,000 करोड़, 20,500 करोड़ रुपीज। अगर बात करूँ तो ये जो पैसा है हर किसान व्यक्ति को मिलता है 6,000 रुपए पर साल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है। थोड़ा-सा अपडेट और दे सकता हूँ आपको, 20 मतलब 20वीं किस्त थी अगस्त 2025 में मोदी जी द्वारा यहाँ पे मानोली सेवापुरी गाँव विलेज वाराणसी से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, 9.7 करोड़ बेनिफिशियरीज के अकाउंट में। 19वीं आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी ये 2024 फरवरी में की गई थी, जिसमें कुल 22,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे 10 करोड़ फार्मर्स को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करूँ तो फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर बात करूँ तो एग्जीक्यूट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड आपके फार्मर्स, ओके। उसके बाद अगर बात करूँ तो डायरेक्ट इनकम असिस्टेंट करती है सालाना 6,000 रुपए की। अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 आपके जो है 3 इंस्टॉलमेंट में ये दी जाती है हर 4 मंथ के अंतराल में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कितनी? 2, 2, 2, ठीक है। और ये हर 4 महीनों बाद होती है, ठीक है। सो याद रखिए, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अलोकेशन बजट कितना है इस साल का इस स्कीम को? 63,500 करोड़ 500 करोड़, ठीक है। ठीक है, 63,500 करोड़, ठीक है। याद रख लीजिए। कुछ भी अगर आपको लगता है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए कि सर हाँ यहाँ पे डाउट है, आई कैन यहाँ पे आपको मतलब रिप्लाई दे सकूँ मैं उसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। सितंबर 2025 की बात है, अबाउट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार विच इज हेल्ड इन इजिप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Exercise Bright Star 2025 marked 19th edition, featuring the participation of 43 countries with 13 sending troops and 13 serving observers. India contributed over 700 military personnel to exercise which operate US Central Command supervision. The exercise originated in 1980, 1980 में ये यहाँ पे बनी थी, वॉज लास्ट कंडक्टेड आउटसाइड इजिप्ट इन द ईयर 2020 इन द यूएस, ओके। तो इसका सही उत्तर जो है आपके सामने है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ 1 एंड 2, ठीक है। बोथ 1 एंड 2। और ये जो तीसरी है ये क्यों गलत है ये हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, तीसरा वाला इनकरेक्ट इसीलिए है कि ये 1982 में तो कमेंस हुई थी, लेकिन इट हैज़ बीन होस्टेड, और ये जो है 2023 में इसका जो लास्ट एडिशन था, 2020 नहीं था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन देखो ना यहाँ पे कि जो है आपका क्वेश्चन लास्ट कंडक्ट बोला था 2020 में, नहीं 2023 में ये लास्ट यहाँ पे हुई थी। तो पहले समझ लीजिए एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किसके बीच में हुई है? 19th एडिशन था इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट में हुई है, जिसमें 43 नेशंस ने पार्ट किया था, और इंडिया का पार्टिसिपेशन भारत का 700 यहाँ पे मिलिट्री हमारे आर्मी के जवान गए थे, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, आपका जो नया क्वेश्चन है अगेन डिफेंस से रिलेटेड है, सितंबर मंथ का 21st एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास चैलेंजिंग आर्कटिक कंडीशंस में हुआ था, और विच स्पेसिफिक लोकेशन इज होस्टिंग दिस युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज वेयर सोल्जर्स, ठीक है। एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है पूछा है, तो आप यहाँ पे देखिए भारत और आपके यूएस मिलिट्री ने ये ज्वाइन की है अलास्का। तो ऑप्शन नंबर 4 विच इज अ फोर्ट वाइनराइट अलास्का, ये आपका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। इन जुलाई द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थ्रू द वेबएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म हैज इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई चैलेंज, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि बूस्ट इंडिजिनस मल्टी लैंग्वेज कंटेंट जनरेशन एंड एडप्शन इन इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई चैलेंज लॉन्च फॉर द स्टार्टअप टू डेवलप रियल टाइम लैंग्वेज टेक सॉल्यूशन भारत इनिशिएटिव एप्लीकेशन ऑन वेबएक्स पोर्टल, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ कला सेतु, ठीक है। कला सेतु पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए जानते हैं कला सेतु पोर्टल क्या है। तो देखिए कला सेतु पोर्टल क्या है? कला सेतु पोर्टल सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत बेवक्स स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के तहत एक पहल है। इसका लक्ष्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो टेक्स्ट होते हैं, लिखे हुए जानकारी को तुरंत आसानी से भाषा, अलग-अलग भारतीय भाषाओं का वीडियो, ग्राफिक्स और ऑडियो कंटेंट में बदलना है। अब इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सूचनाओं को देश के हर नागरिक तक उनकी भाषा में सही ढंग से पहुंचाना है, राइट? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। इन सितंबर 2025 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है, जो कि ये भाषा इंपॉर्टेंट है, संथली, भीली, मुंडेरी और गोंडी, डेवलप्ड बाय आईआईटी एंड द कॉन्स्टेरियम मतलब ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, कोलैबोरेशन विद ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके साथ बोल रहा है कि यहाँ पे इंडियन ट्राइबल लिंग्विस्टिक हेरिटेज को बरकरार रखने के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एआई पावर्ड ट्रांसलेटर? तो ऑप्शन नंबर योर बी इज योर करेक्ट आंसर, विच इज द आदिवानी। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, जहाँ पे ये ट्रांसलेशन फिलहाल इंग्लिश और हिंदी में बेली, मुंडेरी और संथली और गोंडी लैंग्वेज में यहाँ पे है, और अपकमिंग लैंग्वेज है कुई और गैरो, ठीक है, GARO, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रहा कुछ
एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ पॉज़ करके पढ़ लीजिए कि कौन-सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है और आगे हम कितना प्रिज़र्वेशन कर रहे हैं इस लैंग्वेज का। ओके, आगे आपका जो प्रश्न है शुरू होता है अभी। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रिलीज़ ऑफ डैश एडिशनल एलपीजी कनेक्शन। कितने एडिशनल यहाँ पे कनेक्शंस हम 2025 में प्रधानमंत्री मंत्री जो उज्ज्वला योजना है, उसका जो हमारा इस साल का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितने और नए कनेक्शंस हम लॉन्च कर रहे हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर योर ई, दैट इज़ 25 लाख रुपए, ठीक है? तो 25 लैक्स एडिशनल एलपीजी कनेक्शन हम अंडर उज्ज्वला यहाँ पे अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक साइन एन एमओयू विद टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टू एनहांस इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद डिजिटल सर्विसेज। सो द करेक्ट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक, राइट? पंजाब नेशनल बैंक आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये मॉक सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? क्या हमें इससे और कंटिन्यू रखना चाहिए? एंड आपके सजेशंस की रियली ये क्या मॉक आपको हेल्पफुल लग रही है? आपके कमेंट्स ही हमको मोटिवेट करते हैं कि अगले-अगले वीडियो को बनाने के लिए। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए 100 लाइक्स यहाँ पे आपका गोल है, ठीक है? 100 लाइक्स यहाँ पे गोल है और आपने अगर 100 लाइक कर दिया तो जल्दी से गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो जितने जैसे ही 100 लाइक्स आ गए वैसे ही वो अपलोड हो जाएँगी। ठीक है दोस्तों? सो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, राइट? अगर आपने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर अपडेट, जॉब्स अपडेट्स, उसके बाद एग्जाम अपडेट्स और क्विज़ेस आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है और सभी एग्जाम्स के रिजल्ट्स हो गए उसकी फास्ट अपडेट और मैं आपसे डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ा रहता हूँ। आपका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल हमारा है जीके पावर हब। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारी जो ये मॉक टेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है। इन जुलाई 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एक यहाँ पे हब बोल सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं आप उसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन होते पेरेंट, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बॉडी होती है जिसको बोलते हैं आरबीआई इनोवेशन हब ने नया सीईओ अपॉइंटमेंट किया है इनोवेटिव्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ आरबीएचआई इन 2025 एंड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डिड ही को फाउंड बिफोर टेकिंग अप हिज रोल? तो देखिए इसका बहुत सही उत्तर है विच इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साहिल कीनी, ठीक है? तो इन्होंने सेतु जो है ये यहाँ पे काम किया है, ये बनाया है और इंपॉर्टेंट है कि साहिल कीनी अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के यहाँ पे नए सीईओ है, राइट? ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन ये आपके लिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, प्लीज पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, इन जुलाई 2025 एशिया की जो ओल्डेस्ट एलिफेंट है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसका नाम था वत्सला। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में यहाँ पे ये रिलोकेट किया गया था। इंडिया की मोस्ट रिनोन्ड टाइगर रिजर्व है। तो वो पूछा है कि विद जो नया रिनाउंड टाइगर रिजर्व है वॉज वत्सला द एल्डरली एलिफेंट एसोसिएट विद ड्यूरिंग हर फाइनल ईयर्स। तो जब ये डेथ हो चुकी है, उन्हें प्यार से लोग दादी भी कहते थे, तो 100 साल उसने अपनी जिंदगी का पूरा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पे स्थलांतरित इनको किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट है, ठीक है, एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बात करते हैं रिगार्डिंग जून 2025 एक एमओयू हुआ है इंडिया बायोगैस एसोसिएशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच। तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, बायोगैस इंडिया एसोसिएशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। एलिमिनेशन के टेक्निक से समझते हैं। पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है, डेडिकेशन नॉलेज सेंटर फॉर बायो एनर्जी की बात हो रही है, जी हाँ, और हाइड्रोजन कोलैबोरेशन, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रिसर्च इनिशिएटिव आर प्लान टू क्रिएट अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इंडिया बायो एनर्जी सेक्टर्स। ओके, ये भी थोड़ा मुझे पॉजिटिव। अब देखिए ये ऐसे वर्ड जो है ना थोड़े नेगेटिव सेंस आते हैं। किसी ने पढ़ा है और करंट अफेयर की पीडीएफ डेली फॉलो कर रहा है, कहीं भी कहीं से भी, वो इसको अभी तक सही उड़ा चुका हूँ आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है कि एमओयू सिर्फ फोकस कर रहा है ट्रेडिशनल बायोगैस पे और विद नो कनेक्शन टू इमर्जिंग क्लीन एनर्जी, भाई यहाँ दो दो नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एमओयू हो रहा है और हम ट्रेडिशनल जो है बायोगैस के प्लांट्स पे चलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज योर करेक्ट, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। मैंने बोला ना ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों है? तो एमओयू कवर क्या करता है? बायोगैस और नेक्स्ट जनरेशन क्लीन एनर्जी इंक्लूडिंग बायो, हाइड्रोजन और इसके रिलेटेड नए-नए पॉलिसीज के लिए, ठीक है? तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, इन सितंबर 2025 ड्यूरिंग द 2025 शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज सिटी ताइंजन ने होस्ट किया है एससीओ, जिसमें 10 मेंबर और पारा जो 17 पार्टनर्स है। एज द डायलॉग ऑब्जर्वर स्टेटस मर्ज अंडर एससीओ।
पार्टनरशिप विथ व्हिच कंट्री अचीव टू स्टेटस ऑफ समिट? सो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई व्हिच इज़ अ लाओस, राइट? लाओस को एक्सेप्टेड किया गया डायलॉग पार्टनर के तौर पे एससीओ में, जहाँ इस साल का समिट हुआ है आपका ताइंजन चाइना में, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, पढ़ लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत और यूएई के बीच में एक समझौता हुआ है स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में। अब यहाँ पे लाइमस्टोन सप्लाई करने वाला है, ठीक है? सो द टॉक इंक्लूडेड एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल लॉन्ग टर्म लाइमस्टोन सप्लाई। उसके बाद विच एमिरेट्स फर्म इज बीइंग कंसिडर्ड टू दिस पोटेंशियल लाइमस्टोन सप्लाई एग्रीमेंट इन द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई? सो आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ रस अल कम है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर है इसका। ये है आपके एडिशनल पॉइंट्स, प्लीज एक बार इसे गो थ्रू जरूर हुई। चलिए आगे बात करते हैं, जुलाई 2025 में मोदी जी, सीधा सा प्रश्न है, ब्राजील गए थे, वहाँ पे इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा मिला था? तो वो है आपका ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ साउदर्न क्रॉस। याद रखिए, ये रहे मोदी जी को पिछले कुछ सालों में मिलने वाले अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार प्लीज इसको जरूर गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चन बनने की हाईयर संभावना इस स्लाइड में से है। सितंबर 2025 में कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है? अगर मैं बात करूँ डिजिटल लोन फैसिलिटी इनेबलिंग कस्टमर टू अवेल लोन अगेंस्ट देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बहुत बहुत अच्छी फैसिलिटी लाई है। तो ये पूछ रहा है डायरेक्ट किसने, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी विच इज साउथ इंडियन बैंक, SIB, राइट दोस्तों? चलिए अगला आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड नोटिफाइड द नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 रीइंफोर्सिंग द कमिटमेंट टुवर्ड अचीविंग द एम्बिशियस नेट जीरो गोल एंड स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द डाइवर्सिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई दैट इज 2017 70, ठीक है? 2017 70 याद रखिए, ठीक है? ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज को लेंडिंग गाइडलाइंस इश्यूड इन अगस्त 2025। सो इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं, सभी करेक्ट है। क्या है, क्या बोला है इन्होंने? ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज इन्वॉल्व को लेंडिंग अरेंजमेंट मस्ट रिटेन अ मिनिमम 10% ऑफ ईच इंडिविजुअल लोन ऑन देयर ओन बुक्स, करेक्ट? The revised co-lending guidelines will come into force January 2026। ओके, सही है। उसके बाद गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक, ओके, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोला है, एनबीएफसी भी बोल रहा है, और आपके एचएफसीज भी बोला है, बट एक्सक्लूड एक्सक्लूड किसको किया है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक। तो याद रखिए, ये डेटा आपको एमसीक्यूज के तौर पे पेश किया गया है दोस्तों। तो ये जो थे यहाँ पे इसके शॉर्ट नोट्स है। एंड हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ सितंबर 2025 द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज राइज्ड डैश मिलियन डॉलर्स ऑफ थ्रू डॉलर बॉन्ड फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एट टाइस्ट मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर स्प्रेड ओवर यूएस ट्रेजरीज। सो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, $500 मिलियन का यहाँ पे इनको फंडिंग जो है वो इन्होंने रेज की है, ठीक है? याद कीजिए, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई ने रेज किया है $500 मिलियन, ठीक है? ओके, तो आशा करता हूँ ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई है दोस्तों। अगर हाँ, आपको ये वीडियो सही लगी है, आपको ये मॉक टेस्ट अच्छी लगी है, आपको ये मॉक टेस्ट में और कुछ सुधारने की जरूरत है, क्योंकि समझिए मैं हर दिन मॉक लाने वाला हूँ और वेरिएशन के साथ आने हैं। आपकी क्वेरीज हमने डाउट जो है वो नोट कर लिए है। अब पॉसिबल है कि 50 क्वेश्चंस में इतने वेरिएशंस नहीं लाना, इसलिए वेरियस वेरियस मॉक्स हम ला रहे हैं। और आपकी जैसी यहाँ पे कंडीशन है कि सर इसको लास्ट तक कैरी ऑन कीजिए, तो अगला लेक्चर जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो गवर्नमेंट स्कीम्स के हैं वो लाने वाले हैं एमसीक्यूज पैटर्न के साथ, स्टेटमेंट बेस्ड, जो कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो आपको 50 क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक्स यहाँ पे टारगेट रखे हैं। और हाँ, जाते जाते मुझे इतना जरूर बताइए कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, ये कंटेंट है ये आपको कैसा लगा। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। एंड हाँ, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलिए। लेकिन अगर आपने ये वाले वीडियो जो है अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के जो आपके करंट अफेयर्स है यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं दोस्तों। अब मैं सिर्फ अक्टूबर मंथ्स के और अक्टूबर मंथ्स के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।